प्यारे बच्चों, आज आपका चैप्टर रहेगा साझेदारी लेखांकन, लाभों का वितरण, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो बच्चों, इस अध्याय के उपरांत आप निम्न के बारे में जो है वो समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले साझेदारी की प्रकृति, साझेदार संलेख, इसकी विषय सामग्री, लेखा प्रभाव, साझेदारों के स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाते, साझेदारों में लाभों का विभाजन तथा लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारी फर्म के बंद किए हुए खातों का समायोजन, साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी का समायोजन, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का लेखा और साझेदारी फर्म के अंतिम खाते प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में जाने से पहले हमें साझेदारी के बारे में जो है पता होना चाहिए कि साझेदारी कैसा व्यवसाय है, किस प्रकार का व्यवसाय है। तो देखिए, हमने +1 अकाउंटेंसी में केवल एकाकी व्यवसाय के बारे में ही पढ़ा और उससे संबंधित जो हमने विभिन्न वित्तीय विवरण जो है तैयार किए हैं। तो इसी तरह से हम जो है साझेदारी के वित्तीय विवरण भी जो है वो तैयार करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना ही है कि एकाकी व्यवसाय में केवल एक अकेला व्यक्ति ही व्यवसाय को चलाता है और होने वाले लाभ हानि के लिए जिम्मेवार होता है। परंतु जब व्यवसाय का आकार बढ़ाना हो, उसके लिए जो है वो ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें व्यवसाय का दूसरा स्वरूप जो है वह साझेदारी अपनाना पड़ता है, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति जो है वो उस व्यवसाय का संचालन करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें साझेदारी की परिभाषा पे जो है गौर करनी होगी। तो देखिए, साझेदारी का संचालन जो है वो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास परिभाषा दी हुई है अधिनियम के अनुसार। उसकी धारा 4 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम की धारा 1932 के 4 के अनुसार, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं और वह व्यवसाय उन सबके द्वारा या उनमें से एक के द्वारा सबकी ओर से जो है वो संचालित किया जाएगा। तो इस तरह से एक ये पारस्परिक संबंध होता है जो कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच में स्थापित होता है और वो होने वाले लाभ हानि को जो है वो बांटने के लिए जो है वो सहमत होते हैं। इनके बीच में जो है पूर्व ही जो है एक समझौता हुआ होता है, जिसको कि हम साझेदारी संलेख भी कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसकी धारा 239 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय में अपनी संपत्ति, श्रम अथवा योग्यता सम्मिलित करने को सहमत होते हैं और जिसके लाभों को वे आपस में बांटने को तैयार होते हैं। तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 239 के अनुसार जो है इसमें इसे परिभाषित किया है बहुत अच्छे ढंग से और 2 लाइनों में। तो बच्चों को ये जो है 2 लाइनें जो है याद रखना ये जो है अति आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, साझेदारी की जो विशेषताएं हैं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे हर कोई वस्तु, व्यक्ति, उसके अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस तरह से जो साझेदारी व्यवसाय स्वरूप है उसके भी अपने लक्षण हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा लक्षण यही है कि इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जो है आवश्यक है। लेकिन इसमें जो आपकी अधिकतम संख्या है वो हमारे साझेदारी अधिनियम में तो इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु जो हमारा भारतीय कंपनी अधिनियम है 2013,
उसकी धारा 469 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साधारण व्यवसाय का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब वित्तीय क्रियाओं को छोड़ के, यानी कि बैंकिंग व्यवसाय को छोड़ के कोई कार्य करता है तो उसमें 50 होने चाहिए। और बैंकिंग व्यवसाय में के मतलब जो व्यवसाय जो है पैसे का लेन देन करता है उसमें जो है व्यक्तियों की जो अधिकतम संख्या वो 10 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर संख्या होगी तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। इसके पश्चात जो आपका व्यक्तियों के बीच में अनुबंध होना। अब देखिए, अनुबंध का होना जरूरी है और ये अनुबंध जो है लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो जैसे कोई बात लिखित हो तो वो ज़्यादा ठीक रहती है। इसमें मौखिक का होना भी जो है अनिवार्य माना गया है, लेकिन मौखिक जो अनुबंध है उसको अगर किसी बात के प्रस्तुत होने पे जो है न्यायालय पे जो है वो मतलब सही नहीं ठहराया जा सकता, उसके बारे में जो है वो प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसलिए जो है धारा जो अनुबंध अधिनियम की धारा 5 है उसके अनुसार तो मौखिक और लिखित दोनों बताए हैं, लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट उसके अंतर्गत जो है ये इस बात पर जोर दिया गया है कि जो हमारा साझेदारी अनुबंध होना है या साझेदारी सलेख जो भी होना है वो लिखित ही होना चाहिए। आगे लाभों का विभाजन है आपका, उसकी नंबर 3 विशेषताएं। तो लाभों के विभाजन में के बारे में जो है अगर कोई बात उनके बीच में सहमत नहीं है तो हमारा साझेदारी अधिनियम यह व्यवस्था रखता है कि सभी साझेदारों को जो है लाभ का बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा, चाहे उनके जो है पूंजी किसी भी अनुपात में क्यों ना लगी हो। लेकिन जो हमारा जो एक दूसरा, अगर कोई साझेदार किसी को जो है अनुबंध के द्वारा किसी साझेदार को हानियों में हिस्सेदारी बनने से मुक्त कर सकते हैं, तो उस दशा में जो है वो उसको जो है हानि की दशा में जो है किसी साझेदार को जो है वो हानि की भरपाई करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि जो दूसरे साझेदार है वो इस बात के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। इसके पश्चात वह व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा अथवा सभी की तरफ से के द्वारा संचालित किया जाएगा। अब जब कोई व्यवसाय किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे किसी व्यवसाय में 50 व्यक्ति शामिल हैं तो 50 के 50 उस व्यवसाय को चलाते रहेंगे, तो उनमें से जो है कोई सिलेक्टेड व्यक्ति जो है वो सिलेक्टेड जो आदमी है वही उस व्यवसाय का संचालन कर सकता है। कहने का मतलब है 50 भी चला सकते हैं और 50 की तरफ से जो है एक भी चला सकता है और अन्य संख्या में भी जो है इसको चलाया जा सकता है। और व्यवसाय का होना, तो साझेदारी में व्यवसाय का होना जरूरी है और यह भी जरूरी है कि व्यवसाय में होने वाले लाभ को जो है वो आपस में बांटे और लाभ भी होना आवश्यक है। ऐसा सेवा भाव नहीं है तब वो अन्य व्यवसाय स्वरूप में आ जाएंगे। इसके बाद है साझेदारी अधिनियम का लागू होना। तो देखिए, सामान्यतः जो है जब साझेदार आपस में संबंध स्थापित करते हैं किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, तो जो उनका संलेख होता है उसके आधार पर ही जो पार्टनरशिप का संचालन किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और कोई बात प्रस्तुत होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932 जो है वो लागू होता है। इसके पश्चात जो है आपके पास है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखिए, जैसे स्कीम में अभी हमने एक विशेषता इसमें नहीं दी है कि साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित होता है। लेकिन एक बात हमने इसमें ये पढ़ी कि अगर अन्य पास साझेदार चाहें तो किसी एक साझेदार की जो लाइबिलिटीज़ जो है वो हानियों में उसके दायित्व जो है सीमित कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास 2008 में एक अधिनियम पारित किया गया साझेदारी के बारे में ही, इसको एक कॉरपोरेट का रूप दिया गया। कॉरपोरेट का मतलब जिसमें कि सदस्य तो 50 हो सकते हैं लेकिन उनकी लाइबिलिटीज़ भी जो है वो लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड का मतलब जिसके लिए देने के लिए वो पहले से ही सशर्त जो है वो साझेदारी में आने के लिए जो है
मतलब मंजूर होते हैं। तो इसलिए जो है इसको, इस तरह की पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो कहने का मतलब जो पहले हमने पढ़ा साझेदारी में, तो जो है पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड है, असीमित है। लेकिन अगर बाय नेचर जैसे इसका गठन, इस तरह के पार्टनरशिप का गठन अधिनियम 2008 के अनुसार किया गया है, तो जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटीज जो है वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब उनके द्वारा जो है वो मंजूर की गई दायित्व तक, कहने का मतलब उनके द्वारा जो है पूंजी की लगाई गई पूंजी तक, या उनके द्वारा दी गई गारंटी तक। अब इसके पश्चात जो है आपके पास इसके लक्षण क्या है, तो इसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, व्यक्तियों के मध्य अनुबंध का होना जरूरी है, लाभों का विभाजन है। इसके पश्चात जो है आपके पास इसका अस्तित्व जो है साझेदारी परिवर्तन होने पर भी कायम रहता है। कहने का मतलब है साझेदारी परिवर्तन का मतलब है जब कोई पार्टनर्स जो हैं, साझेदारी परिवर्तन का मतलब जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है अपनी तब्दीली करते हैं, कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, कोई नया पार्टनर आ जाता है, किसी पार्टनर की मृत्यु मतलब कोई छोड़ के चला जाता है, तो इस दशा में भी जो है वो आपकी जो उनका अस्तित्व है वो शामिल रहेगा। दूसरे प्रकार के व्यवसाय में जो है उनका जो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब दूसरी विशेषता इसकी ये रहती है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की स्थिति में रजिस्ट्रार के पास इसका पंजीकरण होना जरूरी है, और साझेदारों का दायित्व उनके तय योगदान तक ही सीमित होगा। कहने का मतलब जो उन्होंने पूंजी लगाई है या जिस राशि तक उन्होंने गारंटी दी है, और प्रत्येक वर्ष जो है वो जो आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके खातों को जो है और उसकी सॉल्वेंसी को मतलब शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वहाँ जो है जमा करवाना होता है, और एलएलपी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है तथा संपत्ति में रख सकती है। कहने का मतलब है जिस तरह से एक व्यवसाय संपत्ति रख सकता है, अनुबंध कर सकता है, उसी तरह से जो है ये आपका एलएलपी भी जो है वो एक व्यक्ति की तरह जो कार्य कर सकता है। इसके पश्चात जो है आपके पार्टनरशिप डीड। अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड में ये एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारी के संचालन से संबंधित विभिन्न नियमों, शर्तों, उपनियमों का जो है व्याख्या की होती है। कहने का मतलब है जो कठिनाइयाँ, जो विवाद भविष्य में उत्पन्न होने हैं, उनके बारे में पहले से सजग होकर हमने उसके एक व्यवस्था करनी है। तो देखिए उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपके आते हैं। पहले तो फर्म का नाम क्या होगा, जैसे हम जन्म लेते हैं तो शुरू से हमारा नाम और पता होता है, इस तरह से साझेदारी का नाम और पता भी होना चाहिए। उसके साझेदार कौन कौन से हैं, उनके नाम पते, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति, वो किस तरह का व्यवसाय जो है वो चलाएंगे, और उनका लाभ विभाजन अनुपात किस तरह का हो। कहने का मतलब जो बातें जो है वो कल को विवाद उत्पन्न कर सकते हैं उनके बारे में से पहले से ही एक सहमति बन जानी चाहिए। तो जो सहमति बन गई है उनका एक जो समूह है या जो एक कलेक्टिव डीड है उसको ही हम जो है पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस तरह से साझेदारों की पूंजी कि कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, उसके बाद जो है सिक्स्थ पे आपका पूंजी जो लगाते हैं उस पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। उसके बाद आहरण की राशि है। आहरण की राशि मतलब साझेदार जब व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तो वो व्यवसाय से कुछ न कुछ चाहते हैं, तो कई बार उनको अपनी आवश्यकता के लिए धनराशि निकालनी पड़ती है, तो उसको आहरण कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई साझेदार जो है अपनी मन मर्जी से जितनी धनराशि निकाले तो क्या उसको जो है किसी ब्याज की व्यवस्था नहीं रखी जाएगी, तो इसको हम आहरण कहते हैं। तो आहरण की राशि पर कितनी होगी, उस पर ब्याज लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। जो तो उसके बाद है वेतन एवं कमीशन। किसी साझेदार को वेतन दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा, इसके बारे में जो है पहले से ही साझेदारों से ऋण लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा तो किस दर से लिया जाएगा। बैंक खाते, बैंक किस
बैंक में जो है संस्था के खाते खोले जाएंगे और उन खातों पे जो है किन किन साझेदारों के हस्ताक्षर होंगे, फर्म की लेखा पुस्तकें कहाँ रखी जाएगी, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, किस तिथि को बनाए जाएंगे, उसका अटेंशन कौन करेगा, ये सारी बातें जो है उसमें लिखी जाएगी। साझेदारी शुरू करने की तिथि, अब देखिए साझेदारी अस्तित्व में आती है, उसके बाद जो है उसको साझेदारी व्यवसाय को चलाने की एक तिथि भी होती है, तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा। साझेदार की अवधि, अब देखिए फर्म का समापन जो है किस तरह से होगा, साझेदार के प्रवेश के नियम, साझेदार का अवकाश ग्रहण करने के नियम, ख्याति का मूल्यांकन। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसमें वो गुणवत्ता हासिल कर लेता है, जब वो गुणवत्ता हासिल कर लेता है तो उसके व्यवसाय का मूल्य स्वतः बढ़ जाता है। वो जो उसके व्यवसाय के मूल्य में एक गुणवत्ता के कारण अतिरिक्त वृद्धि होती है, वो ख्याति के कारण होती है। तो इस तरह से ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। खातों का अटेंशन कौन करेगा, किस ऑडिटर से करवाया जाएगा, इस तरह से पहले ही जो है बात स्थापित की जाती है। गार्नर बनाम मूरे के निर्णय का प्रयोग, इस तरह से कई बार साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो उस दशा में जो है किस तरह से जो है केसों को निपटाया जाएगा। इसके बाद विवादों का निपटारा, कि अगर जब संस्था में कोई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या कोई पंच नियुक्त किया जाएगा, आर्बिट्रेटर की सहायता ली जाएगी या नहीं। तो ये सारी बातें जो है हमारे पास साझेदारी संलेख में होनी चाहिए। तो साझेदारी संलेख की आपको एक परिभाषा संक्षिप्त से याद हो जानी चाहिए कि साझेदारी एक ऐसा प्रलेख है जो साझेदारी को संचालन से संबंधित समस्त नियमों और उपनियमों की व्याख्या करता है। और ये जो नियम या उपनियम है उसमें आप 20 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। आगे है आपका साझेदारी अभाव में लागू होने वाले नियम जो है हमारे पास जो है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 तक जो वर्णित है। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज दिया जाए, तो पूंजी पर ब्याज देने के बारे में सेक्शन 30C के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि साझेदार जो संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर साझेदारी संलेख में ब्याज की बात की होती है तो ब्याज केवल जो है लाभ में से ही दिया जाएगा। इस तरह से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। लाभ विभाजन का अनुपात जो है वो बराबर होगा। साझेदारों को वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदार द्वारा ऋण पर ब्याज, अब देखिए जब कोई साझेदार संस्था को जो है ऋण देता है तो उस पर जो है 6% वार्षिक दर से जो है ब्याज दिया जाएगा और इस ब्याज की अदायगी फर्म के हानि होने की दशा में भी जो है की जाएगी। कहने का मतलब है इसको, ये जो ब्याज है इसको साझेदारी के लाभ हानि में प्रभार माना जाएगा। आगे आपका नए साझेदार का प्रवेश पुराने साझेदारों की सहमति से ही हो सकेगा। प्रत्येक साझेदार फर्म की संपत्तियों पर एक समान अधिकार रखेगा, चाहे उसने पूंजी किसी भी अनुपात में लगाई हो, और प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार में संचालन में भाग ले सकता है। अब देखिए इसके बाद साझेदारी खाते। अब देखिए जब साझेदारी खाते का तात्पर्य ये रहता है कि पहले तो हम साझेदारी के लिए जो है जैसे एकाकी व्यवसाय में जो है वित्तीय विवरण तैयार करते हैं जिनको कि हम अंतिम खाते भी कहते हैं, उस तरह से तैयार किए जाते हैं। और उसके पश्चात जो है हम साझेदारों के खाते तैयार करते हैं। तो अब देखिए इनको कैसे तैयार किया जाता है। जैसे आपका साझेदारी अधिनियम 1932 में जो भी प्रावधान है उसके आधार पर जो उसको तैयार किया जाएगा, तो इसको निम्न परिस्थितियों में अलग प्रकार से जो है अलग अलग प्रोसेस से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो है कि जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। सामान्यतः तो
व्यवसाय में जो है जिस तरह से संलेख बना है उस तरह से जो है वो लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि साझेदार जो है आपसी सहमति से जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कह लो, जो आपका लाभ विभाजन अनुपात में उसमें परिवर्तन करते हैं। तो उस दशा में भी साझेदारी खाते बनाए जाएंगे। उसके बाद कोई नया साझेदार संस्था में शामिल होता है, उसका प्रवेश होता है, तब भी जो है खाते अलग से तैयार किए जाएंगे। इसके बाद जब छोड़ के चला जाता है, कोई इसकी मृत्यु हो जाती है तो उस तरफ है, और उसके बाद जो है साझेदारी फर्म के समापन पर जो है वो खाते तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब है जब 4 दशाएं जो है हमारे पास आती है तो हमें अलग से हट के जो है साझेदारी खातों का निर्माण करना होता है। अन्यथा हम जो है जैसे व्यवसाय में दूसरे प्रकार के जो है व्यवसाय है अपना लाभ हानि बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं तो उस तरह से जो है वो खाते तैयार किए जाते हैं। इसके पश्चात देखिए हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए जब संस्था को लाभ हो जाता है, साझेदारी को लाभ होता है, तो उसके बाद लाभ होने के पश्चात हम एक अलग से एक नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे साझेदार हैं उनको जो है लाभ हानि का जो है विभाजन किया जाता है। किसके आधार पर? साझेदारी संलेख के आधार पर। तो देखिए जैसे इसमें स्पष्ट लिखा है इसने, एकाकी व्यवसाय की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ स्वामी के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। परंतु साझेदारी फर्म की दशा में शुद्ध लाभ को साझेदारी सलेख के अनुसार विभिन्न साझेदारों में बांटना होता है। इस उद्देश्य के लिए फर्म के शुद्ध लाभ को लाभ हानि नियोजन खाते में तब ट्रांसफर किया जाता है और एक नाम मात्र का खाता कहलाता है। इसे लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है। अब देखिए इसमें इसका प्रारूप आपके पास दिया हुआ है। जो प्रारूप है ये देखिए, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है। अब ट्रांसफर कहाँ से किया हुआ है? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें जो डिफरेंट आइटम्स हैं, अब जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, क्रेडिट साइड पे देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब देखिए जब कोई पार्टनर ड्राइंग्स के रूप में पैसा संस्था से लेता है तो उसके ऊपर जो है उसको ब्याज देना होता है, तो वो लिए जाता है, वो इनकम होगी। उसके बाद लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर लॉस होता है तो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में चला जाता है। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसके एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे किसी की पूंजी पर ब्याज देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी सैलरी देनी है पार्टनर को तो उसकी सैलरी में सम्मिलित किया जाएगा, पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई लाभ का हिस्सा जो है वो भविष्य के लिए रिजर्व के रूप में रखना है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर उसके बाद जो पैसा बच जाएगा, लाभ का हिस्सा बच जाएगा, उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरह से हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो है निर्माण करते हैं। अब देखिए आप इन जनरल एंट्रीज को ध्यान से देखेंगे। पूंजी पर ब्याज के लिए देखिए, जब पूंजी पर ब्याज है तो पूंजी पर ब्याज जो है वो संस्था के लिए खर्चा, तो इसलिए इसको हमने डेबिट किया हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। और उसके बाद इसके एडजस्टमेंट जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करी है। इसी तरह से कमीशन देना है तो ये भी आपका संस्था के लिए जो है लॉस है, पार्टनर सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। आहरण पर ब्याज के लिए ये इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इस तरह से आपके ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो है मतलब तैयार किया जाता है। अब देखिए इसके पश्चात आपके पास है लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर। एक ये प्रश्न बनता है और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्रभावी क्वेश्चन है। तो इसके बारे में जब आपको दिमाग में ये बातें क्लियर हो जाए कि लाभ हानि खाता क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, तो आप विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स जो है अपने आप जो है आपके जहन में आ जाएंगे।
तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपके पास इसके उद्देश्य। तो देखिए लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, और नियोजन खाता जो है वो साझेदारों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। और तैयार करना व्यापारिक खाता जो है मतलब लाभ हानि खाता जो व्यापारिक खाते के बाद बनाया जाता है, और नियोजन खाता जो है वो लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। और इसका शुरू किया जाना या व्यापारिक खाता बनाने के बाद बनाया जाता है, इसलिए व्यापारिक खाते द्वारा दिखाए गए सकल लाभ से शुरू होता है और ये नेट प्रॉफिट से शुरू होता है। इसका आधार क्या है? तो साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त इस खाते को बनाते समय साझेदारी समझौते का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि जो आपका साझेदार के ऋण पर जो ब्याज दिया जाएगा उसकी एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इस तरह से दूसरा है, यह खाता पूरी तरह से साझेदार समझौते के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। अर्थात ये एक सामान्य व्यवसाय के लिए जैसे बनाते हैं आपका लाभ हानि खाता वैसे बनाया जाता है, सिवाय ऋण पर ब्याज के। और दूसरा आपका नियोजन खाता जो साझेदार सलेह के आधार पर ही बनाया जाता है। डेबिट मदें, क्रेडिट मदें, इसमें सारी मदें आती है, लेकिन इसमें जो है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सलेह के अनुसार ही आती है। मिलान सिद्धांत, लाभ हानि खाता बनाते समय मिलान सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, और लाभ हानि नियोजन खाता बनाते समय इस सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मिलान का मतलब होता है कि हमारे पास दोनों साइड्स जो है बराबर आती है, जो डिफरेंस होगा उसको हम जो है प्रॉफिट मानेंगे। इसके बाद हानि की स्थिति। अब व्यापारिक खाते में हानि होने पर बी से बनाया जाता है, लेकिन लाभ हानि खाते में हानि होने पर इसे नहीं बनाया जाता है। कहने का मतलब है उसकी एडजस्टमेंट जो है वो उसके की जाती है, हानि की एडजस्टमेंट्स की जाती है। किसी तरह की जब आपके पास कुछ देने को नहीं होगा तो आप उस वस्तु को बनाएंगे नहीं, उस खाते को तैयार करेंगे नहीं। संबंध या खाता स्वतंत्र खाता होता है, या व्यापारिक खाता बनाने के बाद होता है, या लाभ हानि खाते का विस्तृत रूप है और लाभ खाता बनाने के बाद होता है। प्रारंभिक या अंतिम शेष, इस खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं होता है, और इस खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष भी होता है। और मदें, लाभ हानि खाते में फर्म के आय व्ययों की मदों को दिखाया जाता है, और लाभ हानि नियोजन खाते में फर्म द्वारा कमाए गए लाभों के नियोजन की मदद दिखाई जाती है, जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदार के वेतन कमीशन इत्यादि। अब आपके पास जो है एक उदाहरण दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है आपके पास ये बना के दिया हुआ है। अब आपके पास एक उदाहरण है, अमित एंड विजय स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2014. Their capital contribution were 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provided. अब देखिए प्रोवाइडेड यहाँ साझेदारी से लेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अमित टू गेट सैलरी 2,000 per month, BJ 3,000 per month. Profits are to be shared in the ratio of 3:2. The profits for the year ended 31st December 2014 before making above appropriations were 2,16,000. Drawings amounted to rupees 2,200. Amit and 2,000 BJ. Prepare profit and loss appropriation account. अब आपके पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले आप प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स उसको लेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है इसने 2,16,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट इज़ इनकम फॉर द फर्म, तो अमित से 2,200 और विजय से जो है 2,500, ये इंटरेस्ट के रूप में आई हुई है। इसके बाद जो है आपका जो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 15,000। उसके बाद जो है सैलरीज दी गई है पर मंथ के हिसाब से, तो एक ने लेनी थी
2,000, दूसरे ने 3,000 पर मंथ, तो 12 दूने 24, 12 तीन 36,000, इस तरह 60,000। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अमिस कैपिटल, तो इसको जो है जो बच गया, बचने का मतलब है 1,25,700 जो बचा उसको हमने 3-2 की रेशो में बांट दिया है। तो 3-2 का मतलब एक को आपके पास 75,420 और दूसरे को मिल गया 50,280। तो इस तरह से हम जो है एक पार्टनरशिप अकाउंट्स तैयार करते हैं। और ये आपका एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इसलिए आपने बच्चों बार बार जो है इसकी जो विशेषताएं हैं उन पे ध्यान देना है, और ज़्यादातर जो है आपने ध्यान देना है जो इसका साझेदारी संलेख है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि उनके बीच में कोई साझेदार संलेख नहीं था, तो उस जब साझेदारी संलेख का अभाव होने पर जो है आपको साझेदारी संलेख की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, या लोन पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, दिया जाएगा, इसको